नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम अपना मॉक टेस्ट नंबर 17 करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हम 16 मॉक टेस्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं यूपीएसआई के मैथ्स के लिए, और अपनी जो टॉपिक वाइज हमारे सेशन चल रहे हैं उसमें हम अपने 8 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी ये इस वीक की लास्ट क्लास है। अब जो आपकी क्लास होगी वो मंडे को होगी, और जो मंडे को क्लास आपकी होगी उसमें हम अपना न्यू चैप्टर एवरेज शुरू कर रहे होंगे। तो अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट की कोई सी क्लास आपकी छूट गई है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से अपने सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। और साथ में अगर आपकी कोई क्लास जो हमारी PYQ सेशन चल रहे हैं उसकी अगर आपकी कोई क्लास छूट गई है तो आप वहाँ से भी कोई अपनी क्लास क्या कर सकते हो, अपनी क्लास अटेम्प्ट कर सकते हो। हम बात करते हैं आज के मॉक टेस्ट की। आज के मॉक टेस्ट में मैंने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप किया है। आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, आप लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ, इसलिए मैं धीरे धीरे अपने इन मॉक टेस्ट का लेवल बढ़ाता रहूँगा। जैसे आज की इस क्लास में हमने थोड़ा सा लेवल अप किया है। जो आपके PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन आए हैं 2021 हो चाहे 2017 हो, उससे मैंने थोड़ा सा अप लेवल रखा है आज के क्वेश्चंस का। आप आज के क्वेश्चंस में से जो 40 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, इसमें से आज आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आज आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप 40 में से कितने क्वेश्चन कर पाते हो। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं अपने आज के मॉक टेस्ट की। और आज के मॉक टेस्ट का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस पर आते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको यूपीएसआई 2025 के मैथमेटिक्स के कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है। इस तरीके से प्रिपरेशन कराई जा रही है ताकि आप अपने मेन एग्ज़ाम में से 100 मार्क्स अपने मैथ्स वाले सेगमेंट में अचीव कर पाओ। इस तरीके से आपको क्या कराया जा रहा है, इस तरीके से आपको मैथ्स की यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक है, बात करते हैं अपने आज के क्वेश्चन की। और जो हमारा आज का क्वेश्चन रहने वाला है, पहला नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है। मैं बहुत धीरे धीरे चलूँगा, आज धीरे धीरे पढ़ाऊँगा। मुझे 2-3 दिन से लगातार मैसेज आ रहे हैं कि भैया आप ना बहुत तेज़ पढ़ाते हो, मतलब आप बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो मैं धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और आपको ताकि सारी चीज़ें समझ में आ जाए, इस तरीके से हम आज की क्लास को अटेम्प्ट करेंगे। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर अपॉन 4a² प्लस b² का मान बताना क्या हुआ। आप सभी लोग जानते हैं इसका आंसर 1/2 होगा। कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूँगा तो ये बन जाएगा a² प्लस के b² बन जाएगा, और प्लस के बन जाएगा 2ab। ठीक है, इसी तरीके से जब हम ये वाला a-v का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा a² प्लस के b² और माइनस के हो जाएगा 2ab। और अपॉन हमारे पास नीचे क्या है दोस्तों, 4 इंटू a² प्लस के b² हमारे पास है। आप देखोगे 2ab से 2ab कट जाएगा, ये बचेगा a² प्लस a² प्लस b², यानी कि 2 इंटू a² प्लस b² हमारे पास बच जाएगा। और नीचे जो हमारे पास बचा हुआ है वो है 4 इंटू a² प्लस के b²। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो हम ये 2 से 2 बार जाएगा, यानी कि 1/2 हमारा इसका सही उत्तर आ जाएगा, बी ऑप्शन। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत धीरे धीरे चलेंगे, बहुत आराम से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है दोस्तों 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। 41 संख्याओं का औसत क्या है, 58 है। 41 संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों, 41 संख्याओं का औसत 58 है। तो उसमें पहली जो 16 संख्याएं हैं, स्टार्टिंग की जो 16 संख्याएं हैं, उसका जो औसत है दोस्तों वो दिया हुआ है आपको कितना, वो दिया हुआ है आपको 46। बाद की जो 26 संख्याएं हैं वो दी हुई है आपको 66। यदि उसमें से 16वीं जो संख्या है,
जो 16वीं संख्या है उसको हटा दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत बताना कितना होगा। समझ पा रहे हो बात को। आप मुझे एक बात बताइए, देखो स्टार्टिंग की 16 संख्याएं यहाँ हो जाएंगी, ये स्टार्टिंग की 16 संख्याएं हो जाएंगी आपकी यहाँ तक, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मुझे आपको यहाँ एक चीज़ समझानी है। अगर अंतिम 26 संख्याओं की बात करेंगे तो अंतिम 26 संख्याओं में ये 16वीं संख्या और ऐड आपकी हो जाएगी और ये अंतिम 26 संख्याएं हो जाएंगी। यानी कि ये वाली संख्या जो 16वीं संख्या है ये 2 बार हमारी ऐड हो गई है दोस्तों। समझ पा रहे हो बात को। जब हम 41 की 58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो मान आएगा, जो टोटल मान आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा दोस्तों कितना, वो आ जाएगा 2378। यहाँ पे बात समझ में गए आप। टोटल जो आपके पास सम आ गया वो 2378 आ गया। अब हमें पहली 16 संख्याओं का सम निकालना है। जब पहले 16 संख्याओं का सम निकालेंगे 16 छंग 96 का 6 हो जाएगा, 16 चौका 64, 64 और 6 9 हो जाएगा आपके पास 73, ये हो जाएगा। अब बाद की 26 संख्याओं का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 66 से तो जो हमारा आंसर आएगा वो 1716 निकल के आएगा। यानी कि बाद की जो 26 संख्याएँ हैं वो 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सम निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 1716 निकल के आएगा। अब आप इन दोनों सम को ऐड कर दो। इन दोनों सम को जब ऐड करोगे दोस्तों, जब इन दोनों सम को आप ऐड करोगे तो जो आपके पास आंसर निकल के आएगा वो 2452 होगा। यानी कि 1716 प्लस हम ऐड कर देंगे इसमें 736, 6 6 12 का 2 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएंगे, 7 और 7 16 का 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 आपके पास। यानी ये 2452 जो हो गया है टोटल सम हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें जो 16वीं संख्या है दोस्तों, ये 16वीं संख्या, ये संख्या 2 बार आपकी इसमें ऐड हो चुकी है। तो अगर ये संख्या 2 बार ऐड हो चुकी है तो यानी कि टोटल अंक तो ये है 41 संख्याओं का। अब ये जो टोटल संख्याएं हो रही है हमारे पास ये 42 संख्याओं का हो रहा है। समझ पा रहे हो। तो इसमें से हम अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 16वीं संख्या निकल के आ जाएगी। जो 16वीं संख्या है हमारे पास वो निकल के आ जाएगी। आप 2452 में से माइनस कर दीजिए कितना, 2452 में से जब आप माइनस करोगे 2378 तो आपके पास जो संख्या निकल के आएगी वो निकल के आएगी 74। आपके पास जो संख्या निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी, देखो 12 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ 14 में से 7 जाएंगे, 7 बचेंगे और ये बचेगा 0 और 0, यानी कि 74 आपके पास संख्या आ गई। 16वीं संख्या क्या है आपके पास, 74 है। अब आप एक चीज़ का यहाँ से ध्यान रखें, इन्होंने बोला है दोस्तों कि जो आपके पास टोटल सम है उसमें से अगर 16वीं संख्या को माइनस कर देते हैं तो कितना आपके पास औसत आएगा ये बताना। तो आप मुझे बताइए, अगर 2378 में से मैं 74 माइनस कर देता हूँ तो हमारे पास जो संख्या बचेगी वो कितना सम बचेगा इसका, आप बोलोगे भैया ये बचेगा 2304, यानी कि 2304 सम बच गया। अब जो संख्याएं बची वो कितनी बची, अब 41 में से एक संख्या माइनस होगी तो संख्या कितनी बची, संख्या बच जाएगी आपके पास 40। तो इसको 40 से डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास सम निकल के आएगा वो निकल के आएगा औसत आपके पास 57.6। 57.6 आपके पास औसत निकल के आएगा, यानी कि ए आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है, के किस धनात्मक मानों के लिए निम्नलिखित रेखांकित रेखीय समीकरण में युग्म के अनंत हल होंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना, मैंने आपको 2-3 चीज समझाई थी स्टार्टिंग में, मैंने आपको 2-3 बात बताई थी दोस्तों। उन 2-3 बातों में से मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपके पास अनंत हल यानी कि जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात होती है उसमें क्या करते हैं। जी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है दोस्तों, जो इनका ये जो रेखाएं होती हैं ये क्या कैसी होती है, ये रेखांकित जो समीकरण होती है इसकी जो स्टैंडर्ड समीकरण होती है वो होती है ax, ठीक है, प्लस के by होती है और प्लस के c बराबर 0 होता है। और इसी तरीके से मान लो अगर ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है तो दूसरी रेखा क्या हो जाएगी, a2x हो जाएगी प्लस b2y हो जाएगी और प्लस हो जाएगी c2 बराबर 0। अगर हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करनी है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होता है। ये अगर हमारे पास वेरी करता है तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात हो रही है। समझ पा रहे हो बात को। अब क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्योंकि हमें अब हमारे पास यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, k है,
और A2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 12, ये बराबर होना चाहिए। V1 की वैल्यू कितनी है 3 है और V2 की वैल्यू कितनी है K है, ये बराबर होना चाहिए। C1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये माइनस के आपके पास कितनी K माइनस के 3 आ जाएगी और इसी तरीके से माइनस के K आ जाएगी ये। अब क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब K का कोई ऐसा मान रखना है जिसमें सारी संख्या सेटिस्फाई हो। आप K का 12 मान रखोगे तो 12 ये यहाँ पे 12/12 1 हो जाएगा, ये 3/12 1/4, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। 6 आप रख के देखो तो 6/12 कितना हो जाएगा 1/2, बिल्कुल सही हो जाएगा। 3/6 कितना हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और 6 में से 3 जाएंगे 3 बटेंगे, 3/6 मतलब कि 1/2 हो जाएगा। यानी कि K का 6 अगर मान है, K का मान अगर 6 है तो दोस्तों इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यानी कि हमारे पास K का मान कितना आ गया, K का मान हमारे पास 6 आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। एक वृत्त के दो जीवाएं ए बी सी डी एक दूसरे को वृत्त के बाह्य एक बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए बी का मान 7 है, बी पी का मान कितना है 4.2 है, तो पी डी का मान 2.8 है। हमारे पास सी डी का मान बताना कितना होगा, सी डी का हमें मान बताना कितना होगा। समझ पा रहे हो बात को। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखें, देखो ये एक आपके पास क्या है, एक आपके पास सर्कल है, ये आपके पास एक वृत्त है, ठीक है। ये वृत्त है, इसकी दो जीवाएं हैं। मैं मान लेता हूँ एक जीवा ये है इसकी और एक जीवा इसकी ये है, और जो ये प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु P पे, ये बिंदु P हमने मान लिया। समझ पा रहे हो बात को। अब जो इसकी जीवाएं होंगी वो कहाँ पे होंगी, वो जो जीवाएं हैं दोस्तों, जो इसकी आपके पास जीवा को क्या बोलते हैं, जीवा जो इसकी है ये भाई ये है, ये जीवा है, ये कोड है दोस्तों। ये होगी आपके पास A, ये हो गई आपके पास B, ये हो गई आपके पास C और ये हो गई आपके पास D, ठीक है। अब इन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है, किस किस की वैल्यू दी हुई है ये ध्यान से आप समझेंगे एक बार। इन्होंने बोला कि ए बी का मान क्या है 7 है, यानी कि ये वैल्यू क्या है 7 है। बी पी का मान क्या है 4.2 है, बी पी का मान क्या है 4.2 है। पी डी का मान कितना है 2.8 है। हमें सी डी का मान बताना ये कितना होता है। तो यहाँ पे एक आपकी थ्योरम लगती है और ये एक आपका फॉर्मूला होता है, ये आप इसको एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्या होता है कि जब दो जीवाएं, एक वृत्त की दो जीवाएं एक बिंदु बाह्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसमें जो फॉर्मूला लगता है वो आपका क्या होता है, देखो पी ए होता है, ये होता है आपके पास पी बी इंटू पी ए, और ये बराबर हो जाता है दोस्तों पी सी इंटू पी डी के, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, आप इसको एक बार ध्यान से समझेंगे। पी बी का मान कितना है, पी बी का मान 4.2 है। पी ए का मान कितना हो जाएगा, ये 11.2 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो जुड़ जाएंगे ये 11.2। पी सी का मान कितना है दोस्तों, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको मैं अगर x मान लेता हूँ तो 22.8 प्लस x हो जाएगा, और पी डी का मान कितना है 2.8 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो, ध्यान से समझेंगे। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो आप। देखो अगर मैं इस पॉइंट को हटा देता हूँ, इस पॉइंट को हटा देता हूँ, तो 7 से कट जाएगा 4 बार और ये 7 से कट जाएगा 6 बार, यानी ये 6 से फिर 3 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा आपका 2 बार। समझ गए बात को। अब ये जो 2 है ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा आपके पास 55.6 बार। समझ गए दोस्तों। अब 5.6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 16.8, और 16.8 इज इक्वल टू है 2.8 प्लस के x। हमें x का मान निकालना तो ये इधर आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 14। तो जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 14, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। ये जो हमारी कोड है, ये जो जीवा है हमारी, इसका मान है आपका 14 मान है। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए, बोलो। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 5। दो वृत्त की त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उनके अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, वो 20 सेंटीमीटर है। दोनों केंद्र के बीच की दूरी बतानी है। समझेंगे बात को। देखो दो वृत्त होते हैं, ये आपके पास एक वृत्त ये है, मैं छोटी सी एक आकृति आपको बना के बता देता हूँ। आपके पास एक सर्कल तो ये है दोस्तों, एक सर्कल आपके पास ये है, और एक सर्कल आपके पास मान लीजिए ये है। ये दो सर्कल आपके पास है। इनकी जो उभयनिष्ठ जीवा होगी, जो उभयनिष्ठ इनकी क्या होगी, इनकी जो उभयनिष्ठ इस अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ जो स्पर्श रेखा होगी वो होगी ये, जो ये इसकी क्या होगी दोस्तों, ये होगी इसकी, ये हो जाएगी इसकी क्या, स्पर्श रेखा। समझ पा रहे हो बात को। अब इस वाले जो
वृत्त है ये, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है। इसका जो दोस्तों रेडियस है वो कितनी दी हुई है हमें, इसकी रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस दी हुई है हमें 9 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी, ये वाली दूरी, हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी। इसको मान लेते हैं हम ए बी, मान लेते हैं ए बी, सॉरी इसको मान लेते हैं हम डी, इनके बीच की दूरी डी मान लेते हैं। ये डी हमें निकालना है और ये ए है मान लीजिए और ये बी है एक स्पर्श रेखा, समझ पा रहे हो बात को, और ये R1 है मान लीजिए और ये R2 है आपके पास। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, आपका एक फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इस फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूला आपका क्या होता है, आप एक बार ध्यान से समझेंगे। आपके पास इसका फॉर्मूला होता है और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको यहाँ पे निकाल भी सकते हो। इसका जो फॉर्मूला होता है, उभयनिष्ठ जो जीवा होती हैं दोस्तों, उभयनिष्ठ जो जीवा होती है उसका जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझेंगे। देखो ये होता है आपके पास स्पर्श रेखा ए बी, ए बी बराबर होता है दोस्तों कितना, अंडर रूट में जो इनके केंद्रों के बीच की दूरी है यानी कि डी स्क्वायर, और माइनस हो जाता है आपके पास R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। देखो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे 20 रख देंगे और 20 का मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो ये बचेगा आपके पास डी स्क्वायर और माइनस के 9 और 6 15, 15 का स्क्वायर होता है 225। समझ पा रहे हो बात को। यहाँ पे जो डी स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 400, 400 225 कितना होता है 625 आ जाएगा, और यहाँ पे जो डी का मान आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा आपके पास 25। यानी कि जो उनके केंद्रों के बीच की दूरी है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर, यानी ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है देखो 6 नंबर। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं का योग क्या होता है, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं का जो योग होता है वो तो दोस्तों वो तीसरी भुजाएं से अधिक होता है, जो तीसरी भुजा है उससे अधिक होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये क्वेश्चन जरा ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एक बार इसको बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसने बोला है कि 48,500 रुपये का एक हिस्सा 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश किया गया। शेष धनराशि को पहले निवेश के 2 वर्ष के बाद 10% के साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। पहले निवेश के समय 5 वर्ष बाद ब्याज जो है 5:3 हो जाता है, 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। दूसरा हिस्सा कितना होगा ये बताना है। समझ गए क्वेश्चन, आप समझ गए। एक बार देखो मैं मान लेता हूं कि जो पहला हिस्सा है वो x है और जो दूसरा हिस्सा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 48,500 माइनस के x हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, बात आ गई इतनी समझ में। अब आप मुझे बताइए जो पहला हिस्सा है वो 15% के लिए ब्याज, 15% ब्याज दर के लिए 5 साल के लिए निवेश हो रहा है, क्योंकि 5 साल की बात हो रही है। अब आप मुझे बताइए x है और इसमें क्या बोला गया है कि 10%, इनके जो ब्याज दर है वो ब्याज का अनुपात 5:3 है, तो ब्याज हम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा x गुणा 15 गुणा 5/100 हो जाएगा। समझ गए बात को, ये हो जाएगा इसका ब्याज। और जो दूसरा वाला ब्याज हो जाएगा, दूसरे साल का जो ब्याज हो जाएगा दूसरे हिस्से का, वो कितना हो जाएगा, इसका जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 48,500 माइनस के x, और कितने वर्ष के लिए, देखो 2 वर्ष के बाद हो रहा है, यानी कि ये 3 वर्ष के लिए होगा। 2 वर्ष के लिए बाद हो रहा है और 5 साल के बाद की बात हो रही है, यानी कि 2 वर्ष के बाद इसमें ब्याज दर लग रहा है, तो 10% ब्याज दर है इसकी, बटे हो जाएगा 100 दोस्तों। अब इन दोनों का अनुपात जो दिया हुआ है वो अनुपात दिया हुआ है हमें कितना, 5:3 दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बस सिंपल सी बात है। आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इस वाली संख्या को इसको डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 से कितनी बार कट जाएगा, आपके पास 20 बार कट जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। और आप यहाँ से 5 से काटेंगे 3 बार, और ये 5 से इसको काटेंगे कितनी बार, 5 से कितनी बार कटेगा, ये 5 से कटेगा 4 बार, यानी कि आपके पास हो जाएगा ये दोस्तों, मैं इसको एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। ये आपके पास हो जाएगा 3x अपॉन 4, और अपॉन कितना हो जाएगा ये आपका, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/10 इंटू हो जाएगा आपके पास 48,500 माइनस के x, और ये बराबर हो जाएगा दोस्तों 5/3 के। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए आप, एक बात मुझे ये बताइएगा,
समझ गए आप बात को बिल्कुल अच्छे से। तो आप इसको डिवाइड करिए, 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 2 बार, ये 2 से कट जाएगा 5 बार। समझ गए बात को। अब ये 5 जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, इस 2 की नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 से ये 5 भी कट जाएगा। अब जो आपके पास बचेगा वो कितना बचेगा, अब आपके पास जो बचेगा ये हो जाएगा आपके पास x अपॉन कितना हो जाएगा, x अपॉन ये 1 अपॉन कितना था 5, तो 5 ऊपर चला गया, ये हो जाएगा आपके पास 48500 माइनस के x, और बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 है ना, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, और ये बराबर आपके पास हो जाएगा 1/3। आप इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। देखो समझेंगे बात को। 3x हो जाएगा ये इधर, ये हो जाएगा आपके पास 3x, और बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास, इसकी मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, ये इधर जाके पहुंच जाएगा माइनस के 2x हो जाएगा, और जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंजे 10 का 0, 2 अट्ठे 16 और 1 17 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, बात आगे समझ में कि नहीं आगी। अब ये 5x हो जाएगा आपके पास, यहाँ से जो x बराबर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से जो x बराबर आएगा वो आपके पास आ जाएगा बटे 5, 97,000 बटे 5 आ जाएगा। 5 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 5 ही कम 5 आएगा, बचेगा कितना यहाँ पे 4, 5 9 45 हो जाएगा, बचेगा कितना आपके पास 2, 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी कि 19,400। अब x का मान कितना है, 19,400 है। अब 19,400 में से जब आप माइनस करोगे, 19,400 को आप माइनस करोगे किस में से, आप 19,400 को माइनस करोगे तो कितने से माइनस करोगे, 48,500 में से, तो कितना आंसर आएगा, बोलो कितना आंसर आएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा भैया ये 48,500 में से माइनस कर दीजिए आप कितना, 19,400, तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 29,100। तो 29,100 आपका जो हिस्सा है 10% वाला वो है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था, आपको ध्यान से समझना था तो आपने समझ लिया होगा। ठीक है दोस्तों, बात आगी समझ में कि नहीं आगी। मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ ना, क्वेश्चन ये 2A नहीं है, ये दोस्तों एंगल O है, यहाँ पे भी ये एंगल 2 इंटू एंगल O है। आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये एंगल है आपके पास, ये भी एंगल है, ठीक है। एक बार ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है MNO, मैं मान लेता हूँ एक चक्रीय चतुर्भुज हमारे पास ये हो गया, ठीक है। इस चक्रीय चतुर्भुज में MNO, चक्रीय चतुर्भुज मतलब एक किसके अंदर होता है, सर्कल के अंदर होता है, तो हम इसको ऐसे ही अभी मान लेते हैं। इसमें M है, N है दोस्तों, O है और इसका P है। इसने बोला कि एंगल M एंगल O के सम्मुख है। देखो एंगल M एंगल O के सम्मुख है, सही बात है बिल्कुल एकदम। अब इन्होंने बोला है दोस्तों तो 2A प्लस के 3M, यानी कि 2A, इन्होंने बोला है कि 2O एंगल 2O प्लस के 3 बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3M के। ये जो हो जाएगा एंगल 3M के हो जाएगा, O बराबर कितना हो जाएगा 3 एंगल M के हो जाएगा। बात आ गई समझ में। अब यहाँ से आप मुझे बताइए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, यानी कि एंगल M प्लस के एंगल O बराबर कितना हो जाएगा। आप बोलोगे भैया 180 हो जाएगा। अब जब ये 180 हो जाएगा तो आप मुझे बताइए इसमें आपको किस रेशियो में निकालना है, एंगल M और एंगल O का जो रेशियो आपके पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 2:3, यानी कि 5 यूनिट का मान कितना है, 5 यूनिट का मान 180 है। 5 यूनिट का मान कितना है दोस्तों, 5 यूनिट का मान 180 है। तो यहाँ पे जो 180 हो जाएगा वो 5 की वैल्यू हो जाएगी। हमें किसका मान निकालना, हमें एंगल M का मान निकालना, यानी कि 2 यूनिट का मान निकालना। 5 से इसको काट देंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास 3, 5 छंग 30 हो जाएगा और 36 दूनी 72 हो जाएगा, यानी कि 72 डिग्री आंसर हो जाएगा। एंगल M बराबर जो हो जाएगा आपके पास 72 डिग्री हो जाएगा। 72 डिग्री आपके पास एंगल M आ जाएगा। समझ गए बात को। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास फिर एक चक्रीय चतुर्भुज का है। PQRS हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है। मैं मान लेता हूं चक्रीय चतुर्भुज हमारे पास ये है दोस्तों, PQR और S हमारे पास ये एक चक्रीय चतुर्भुज। इसमें बोला है कि एंगल P एंगल R के सम्मुख है। एंगल P जो है, एंगल P एंगल R के सम्मुख है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि एंगल P और एंगल R जो है 3x प्लस के
5 और 4x हो तो x का मान निकालना। आप मुझे बताइए एंगल P प्लस के एंगल R बराबर होगा कितना। आप बोलोगे भैया सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे एंगल P के मान रखेंगे, आप हो जाएगा 3x प्लस के 5 और प्लस के कितना हो जाएगा आपके पास 4x और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180। यहाँ से आप निकालेंगे 7x बराबर कितना हो जाएगा 175 और x का मान आ जाएगा आपके पास 25 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा 25 डिग्री, यानी कि हमारे पास सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11 नंबर। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को एक व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है, जो रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। दौड़ रहा है, रेलगाड़ी की गति बतानी कितनी होगी। देखो मैं मान लेता हूँ, अब आप मुझे बताइए, जब एक व्यक्ति जो है रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है, इधर को रेलगाड़ी जा रही है, इधर ये व्यक्ति जा रहा है, ये आपके पास ट्रेन जा रही है दोस्तों, और ये आपके पास एक व्यक्ति है जो इधर की तो ओर जा रहा है। यानी कि आप मुझे बताइए जब इस व्यक्ति को पार करेगी ट्रेन तो अपनी ही डिस्टेंस को पार करेगी। इतनी बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस है 200 मीटर, यानी कि जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करने में, तो अपनी ही ट्रेन की डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, यानी कि 200 मीटर। तो मैं मान लेता हूँ 200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी। अब क्योंकि ये विपरीत दिशा में है, अब अगर विपरीत दिशा में है तो इनका जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो जुड़ जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। विपरीत दिशा में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यानी कि रिलेटिव स्पीड में ट्रेन की मान लेता हूँ s, और दोस्तों इस व्यक्ति की मान लेता हूँ मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूँगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा आपके पास 12 सेकेंड के। 12 सेकेंड के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आप s का मान निकाल लीजिए। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो s का मान आपके पास आ जाएगा। देखो 18 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और 5 से काट देंगे 40 बार, 40 बार कर जाएगा और 18 भी ऊपर आपका पहुँच जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 40 गुणा 18 और बटे हो जाएगा s प्लस के 10 और बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, 6 से काट देंगे 2 बार, 6 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास, ये 6 से कट जाएगा भैया हमारे पास 3 बार, और ये 2 से कट जाएगा आपके पास 20 बार, तो 20 से आपके पास हो जाएगा 60। तो s का मान हो जाएगा 50, यानी कि 50 s का मान हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी, क्योंकि s का मान किलोमीटर प्रति घंटा में ना, s का मान कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो, बोलो। बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है दोस्तों 12। एक अर्ध गोलाकार लकड़ी के कटोरे की आंतरिक जो और बाह्य त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसकी पूरी तरह से इसकी पूरी सतह पर पॉलिश करना और पाई करना है, और पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश करने में जो लागत है वो 50 रुपये लगती है। कटोरे को पॉलिश करने में कितने रुपए का खर्चा होगा ये बताना है। समझ गए बात को। अब ये क्योंकि अर्धगोला है, ये क्योंकि एक अर्धगोला है आपके पास, यानी कि हाफ स्पेयर है, हेमिस्फेयर, सॉरी, क्या है आपके पास, ये हेमिस्फेयर है, तो मैं इसको एक हेमिस्फेयर बना लेता हूँ। ये आपके पास एक हेमिस्फेयर हो गया। अब क्योंकि इसमें आंतरीय और बाह्य त्रिज्या की बात हो रही है तो ये आंतरिक बाह्य त्रिज्या भी होगी इसकी। इस तरीके से मान लीजिए कटोरा, हमने उल्टा बना दिया ना कटोरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस पे क्या है, इधर भी पॉलिश होना है इस पे, और इस पे इधर भी पॉलिश होना है, यानी कि दोनों साइड इस पे क्या होना है, दोनों साइड इस पे पॉलिश होना है। अब जब इस पे दोनों साइड पॉलिश होगा दोस्तों तो उसमें लागत बतानी कितने खर्च आ जाएगा। आप मुझे बताइए कि इसकी जो बाह्य त्रिज्या होगी वो कितनी है। इसकी जो आंतरिक त्रिज्या वो 6 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 सेंटीमीटर है, और अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी वो कितनी सेंटीमीटर दे रखी, वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है। समझ गए बात को। अब क्योंकि इस पे पूरे वक्र पृष्ठ इसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा उसी पे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा। ठीक है, अंदर से और बाहर से दोनों से। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका पास, टोटल सरफेस एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है आपके पास पाई, उसका फॉर्मूला आपके पास होता है दोस्तों 2 पाई आर स्क्वायर प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर। ये आर जो है, कैपिटल आर जो है वो बाह्य त्रिज्या है, स्मॉल आर छोटी त्रिज्या है, प्लस के हो जाएगा दोस्तों, प्लस के हो जाएगा आपके पास पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। ये होता है आपके पास फॉर्मूला।
अगर आपके पास अर्ध सेमी स्फीयर यानी कि अर्ध गोले की बात हो रही है और उस पे आंतरिक और बाह्य त्रिज्या दोनों दी हो तो उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है। आप इसको याद कर लेंगे, समझेंगे बात को। इसमें से मैं क्या पाई माइनस पाई कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। 2 गुणा बड़ा आर कितना है? 18, 8 है तो 8 8 64, 64 दूनी कितना हो जाएगा? 128। तो मैं इसको डायरेक्ट 128 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस पाई कॉमन आ गया, 2 है और 6 6 36 दूनी कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो 36 64 में से अगर 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 28 बचेंगे। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा पाई इंटू ये हो जाएगा 200, 200 ये हो जाएंगे 28, 228 हो जाएगा, 228 हो जाएगा। यानी कि इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास टोटल सरफेस एरिया आएगा। इसने बोला कि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश करने में कितने रुपए लगते हैं? 50 रुपये लगते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई आप 2 से कर दो। आप 50 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 228 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें टोटल पैसे की बात आ जाएगी। तो टोटल पैसे कितने हो जाएंगे? 0, 8 पंजे 40 का 0, 8 दूनी 10 और 4 14 हो जाएंगे, 8 दूनी 10 और 1 11 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 11,400 रुपये क्या हो जाएगा आपके पास? इसको पॉलिश करने में पूरा खर्च आएगा। 11,400 रुपये क्या होगा? इसको पॉलिश करने में आपके पास पूरा खर्च दोस्तों आपके पास आएगा। समझ गए बात को कि नहीं? बात को समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग? अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। मैं बहुत ध्यान से आपको धीरे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये क्वेश्चन एक बार बताएंगे। एक आयताकार भूखंड है, उसके विकर्ण की जो हमें वैल्यू दे रखी है वो 65 दी हुई है और जो उसकी भुजा है वो हमें दी हुई है कितनी? जो उसकी भुजा आपको दी हुई है वो कितने मीटर दी हुई है? जो उसकी भुजा आपको दी हुई है वो दी हुई है दोस्तों 63 मीटर। आयताकार भूखंड का परिमाप बताना यानी कि उसका पेरीमीटर बताना है। बात को समझ गए आप लोग कि नहीं समझ गए? बात को आप लोग समझ गए? आप मुझे बताइए, मैं मान लेता हूँ दोस्तों कि हमारे पास एक क्या है? आयताकार भूखंड है। ये हमारे पास एक आयताकार भूखंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये आयताकार भूखंड है जो हमारा बिल्कुल भी आयताकार नहीं है क्योंकि इसका मामला हम बिगाड़ चुके हैं। ठीक है, हम इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। देखो चलो बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ये एक आपके पास आयताकार भूखंड है। इसकी जो भुजा दी हुई है वो दी हुई है 63 मीटर। मैं इसको मान लेता हूँ 63 मीटर दी हुई है। समझ गए आप? ये 63 नहीं, ये 63 है, ये 63 है। अब जो दोस्तों मान लीजिए इसका जो विकर्ण दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है इसका विकर्ण आपको 65 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 65 ये दिया हुआ आपको 65 सेंटीमीटर। ठीक है, 65 मीटर सॉरी। अब हमें निकालनी पड़ेगी, पहले ये वाली भुजा निकालनी पड़ेगी तभी तो हम इसका परिमाप बताएंगे। तो इसमें क्या लगाओगे आप? पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे और ये आपके पास एक क्या बन जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है दोस्तों? 65, 63 और 16 का एक ट्रिपलेट होता है। यानी कि अगर जो आपके पास अगर आपके पास कर्ण कितना हो? 65 हो और आधार या लंब में से कोई एक वैल्यू 63 हो तो उसमें से दूसरी वैल्यू जो आ जाएगी वो 16 हो जाएगी। ये ट्रिपलेट होती है, ये ट्रिपलेट होती है 65, 63 और 16 का ट्रिपलेट होता है। समझ गए बात को? यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। तो आपको परिमाप निकालना है। परिमाप कितना होता है? 2 इंटू 63 प्लस के 16। तो 63 प्लस के 16 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8, 78 और 78 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? नहीं 78 नहीं 69, 60 ये ना आएगा 79। सही करके लिख देता हूँ ना एक बार अच्छे पेन से। ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 63 प्लस के 16। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 79 और 2 इंटू 79 कितना होता है? 158 होता है, 158। यानी कि इसका जो परिमाप आ जाएगा वो 158 आ जाएगा। समझ गए बात को? इसका जो परिमाप आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो 158 आ जाएगा। समझ गए बात को आप लोग की नहीं समझ गए? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो, 2 पात्र हैं ए और बी, क्रम से 3:4 और 5:3 के अनुपात में स्पिरिट और पानी है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि पात्र सी जो है एक नया मिश्रण बने जिसमें उसमें स्पिरिट क्या हो? 4:3 में हो। तो क्या करेंगे? सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको बताया इस तरीके के क्वेश्चन करना, मैंने आपको सिखाया था कि आप इसमें क्या लगाओगे? इसमें आप एलिगेशन लगा दो। हम स्पिरिट के साथ एलिगेशन लगाएंगे। स्पिरिट में एलिगेशन लगाएंगे तो स्पिरिट में अगर हम ठीक है, स्पिरिट में अगर हम क्या लगाते हैं? एलिगेशन लगाते हैं। तो एलिगेशन लगाने के लिए हमारे पास स्पिरिट अपॉन टोटल हो जाएगा 7 और दूसरे केस में कितना? स्पिरिट अपॉन टोटल हो जाएगा 8
और तीसरा जो बना हमारे पास वो स्प्लिट अपॉन टोटल 7 हो जाएगा। आप इसका अंतर निकाल लीजिए। जब अंतर आएगा कितना आएगा, 1/7 आएगा। इनका अंतर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 5/8, तो या 7 पंजे 35 और 8 चौक 32, 32 में से 35 जाएंगे 3 और 7 अट्ठे 56, 3/56 आ जाएगा। ये रेशियो आ गया। आप इसको डिवाइड कर दो 8 बार, तो 3/8 आपका सही उत्तर आ जाएगा। 3/8 आपका सही उत्तर आपके पास आ जाएगा, यानी कि दोस्तों ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15, ठीक है। यदि 76 और 38 का तृतीय अनुपात x है तो x का मान बताना। तृतीय अनुपात यानी कि 76/38 हो जाएगा और 38/x हो जाएगा। ये तृतीय अनुपात निकालने का तरीका होता है, ठीक है। आप यहाँ से 38 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे आपको 19 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 19। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, 19 इसका x का मान आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16। क्वेश्चन नंबर 16 सिंप्लीफिकेशन का, आप इसको कर सकते हो, मैं इसको आपको होमवर्क के तौर पर दे देता हूँ। आपको इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है, एक आदमी है जो 48 घंटों में 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक आदमी है, एक व्यक्ति है जो 48 घंटों में 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वापस आता है। वह धारा के अनुकूल 4 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय कर सकता है जितने समय में धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। धारा की चाल बतानी क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे। इसने एक चीज बोली है, क्या इन्होंने एक चीज क्या बोली है दोस्तों, इन्होंने बोली है कि 4 किलोमीटर की दूरी जो है वो अनुकूल दिशा में जा रहा है, यानी कि 4 किलोमीटर की दूरी अनुकूल दिशा में मान लेता हूँ u प्लस के b, यानी कि u प्लस के b क्या हो जाएगा दोस्तों, या आपको यहाँ पे x प्लस के y मान लो, x y मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। x प्लस के y, x क्या होगी, शांत जल में धारा की उसकी चाल होगी आपकी बोट की, और ये हो जाएगी धारा की चाल। ये बराबर है आपके पास 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वो कितने समय में, x माइनस के y। यहाँ से आप x और y का क्या निकाल देंगे, रेशियो निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 4x माइनस के 4y और बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 3x और प्लस के 3y हो जाएगा। समझ गए बात को, ये y इधर चला जाएगा, x इधर, x बराबर कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए, x बराबर 7y हो जाएगा। बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, देखो 48 घंटे में क्या कर रहा है, 48 किलोमीटर की दूरी जा रहा है और वापस भी आ रहा है। तो आप देखो अगर 48 किलोमीटर की दूरी जा रहा है तो कौन सी दिशा में जा रहा है, किसकी, धारा की दिशा में जा रहा होगा, तो किस गति से जा रहा होगा, x प्लस के y से, यानी कि x प्लस y गति से जा रहा होगा। दूसरी बात दोस्तों 48 किलोमीटर की दूरी में वापस भी आ रहा होगा x माइनस के y में, और इसमें टोटल टाइम कितना लगता है, 48 घंटे उसको लगते हैं। समझ गए। अब यहाँ से आप क्या करोगे, x का मान रख देंगे 7y, x का मान 7y रखेंगे तो 8y हो जाएगा, और 8 से कट जाएगा कितनी बार, 8 छंग 48, यानी कि 6 बटे कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। प्लस के अगर 8y, ये कितना है 7y में से 6 बचेगा तो 8 बटे कितना हो जाएगा, 8 बटे y हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 48 हो जाएगा। समझ गए बात को। आप यहाँ से y बराबर निकाल दीजिए, y बराबर कितना हो जाएगा, 8 और 7 कितने होते हैं, 8 से 14 होते हैं, ये हो जाएगा ना, y बराबर 14 बटे कितना हो जाएगा, 14 बटे 48 हो जाएगा। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए, 14 बटे 48 हो जाएगा। आप यहाँ पे एकदम बात को ध्यान से समझ गए होंगे। अब हमें क्या बतानी है, धारा की चाल बतानी, तो आप यहाँ से y का मान निकाल देंगे। y बराबर कितना हो जाएगा, 7/24 हो जाएगा, 7/24 y का मान हो जाएगा। अब धारा की चाल बतानी है, किसकी चाल बतानी है, धारा की चाल, तो धारा की चाल तो यही है ना 7/24, y का मान ही तो धारा की चाल है 7/24, तो 7/24 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से एक बार समझेंगे। पुरुषों के एक समूह ने एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन 5 अनुपस्थित हुए और समूह के बाकी सदस्यों ने कार्य को 12 दिन में पूरा किया। मूल रूप से कितने व्यक्ति थे ये बताना। हम मान लेते हैं मूल रूप से x व्यक्ति थे और इन्होंने 10 दिन में कार्य पूरा करने की कोशिश की। अब उसमें से 5 व्यक्ति चले गए दोस्तों। अब इन्होंने टोटल काम जो करा वो 12 दिन में पूरा करा। समझ के बात को, इसको आप सोल्व कर लो। ये आ जाएगा 5 आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 6, ये हो जाएगा आपके पास 5x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 6x माइनस के 30। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 30 आ जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में जो व्यक्ति थे वो कितने थे, 30 व्यक्ति थे।
अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। ये रीजनिंग का पार्ट है थोड़ा सा। मैंने हालांकि ये क्वेश्चन आपको थोड़े से ना, मैंने इस तरीके से क्वेश्चन रखे हैं, कुछ मैंने पार्ट इंग्लिश का भी रखे हैं, कुछ आप देखोगे आपको 2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे, आपको हंसी आएगी। और वो आए हुए हैं मैथ के सेगमेंट में भी आए हुए हैं 2021 के पेपर में, तो आप उसको देखोगे ना आपको भी हंसी आएगा। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो कितना है, इसमें से कितना माइनस हो रहा है, आप बोलोगे 45 माइनस हो रहा है भैया। अब इसमें से कितना माइनस हो रहा है, आप बोलोगे 35 माइनस हो रहा है भैया। अब इसमें से कितना माइनस हो रहा है, इसमें से 25 माइनस होगा, तो अगली बार कितना माइनस होगा, 15 माइनस होगा। और अगर 15 माइनस होगा तो 315 आंसर आएगा, 315। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। एक पंक्ति के सभी व्यक्ति उत्तर की ओर सम्मुख दिशा करके बैठे हैं, ठीक है, उत्तर की ओर बैठे हैं, ओके, समझ गए। ए दाएं से 21वें स्थान पे है, दाएं से 21वें स्थान पे है ए, ये 21वें स्थान पे है। बी दाएं से 11वें स्थान पे है, ये बी 11वें स्थान पे है। ये क्या है, बी है हमारे पास 11वें स्थान पे, समझ गए। यदि ए और बी का स्थान बदल दिया जाता है तो बाईं से ए का स्थान क्या होगा, यदि उस पंक्ति में 30 व्यक्ति है। अगर इस पंक्ति में 30 व्यक्ति हैं, अगर इस पंक्ति में 30 व्यक्ति हैं तो 21 व्यक्ति ये है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 हो गए, समझ गए बात को। अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर ए और बी का स्थान बदल दिया जाए, अगर ए यहाँ कर दिया जाए, अगर ए यहाँ कर दिया जाए और बी यहाँ कर दिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात है। 11 हो गया, 12 आपके पास, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 हो गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला दोस्तों, इन्होंने बोला, मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। तो बाएं से, लेफ्ट हैंड से ए का मान कितना होगा, यानी कि ए का मान कितना होगा बाएं से। आप मुझे एक बात बताओ, देखो आप अगर बेसिक से करना चाहो तो इन सबको गिन लो, अगर आपको वैसे करना है, ट्रिक से करना है या आपको अच्छे से सॉल्यूशन करना तो 30 है, और 30 और 11 नंबर यहाँ पे आ गए 11, तो ये कितने बचे, 9 बचे, यानी कि 9 यहाँ पे बचे और 11 यहाँ हो गए। तो इधर से नंबर से कितना बचेगा, इधर से कितना हो जाएगा, 30 में से 9 आप घटा दो, 30 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, या आप इसको ही गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं हो सकता है ना। आप इसको ध्यान से समझेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको बताना है, इसमें 30 व्यक्ति हैं और ये 11वां स्थान है कि कहाँ से, ये 11वां स्थान है आपका लेफ्ट हैंड से। अगर ये लेफ्ट हैंड से 11वां स्थान है तो इधर से कौन सा स्थान होगा, 20वां स्थान होगा, सिंपल सी बात है कि नहीं है, तो यानी कि 20वें स्थान से होगी। इधर से 20 स्थान होगा ना, तो 20 के बाद तभी तो यहाँ पे 10 बचे होंगे ना, इधर तो 10 व्यक्ति बचे होंगे। अगर ये 20वां स्थान होगा तो 10 तभी तो 30 होंगे, समझ गए नहीं समझ गए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो मैं बता रहा था ना कि आपको मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे हैं, ये मैथ्स वाले सेगमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कौन से, मतलब किस तरीके की बॉडी है ये बताना है आपको। अब ये क्वेश्चन मैथ्स वाले सेगमेंट में आया हुआ है। जब मैं 2021 का एनालिसिस कर रहा था, इसका मॉक टेस्ट, इसका 2021 का पेपर एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने देखा उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था मैथ्स वाले सेगमेंट में। और अभी आपको एक क्वेश्चन और दिखने को मिलेगा आगे, आप वो देख के भी हंसोगे। तो आप बताएं, अनुसूचित जनजाति आपको पता है 338 इसमें है, 338 नंबर के आर्टिकल में तो संवैधानिक निकाय है, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बी आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो। वह विकल्प चुनिए जो दिए गए विकल्पों में से एक असंगत है, मतलब कि उसमें अलग बताना कौन सा है। बाइक है, ट्रक सही है, साइकिल सही है, ब्रेक इन तीनों में होते हैं तो यही अलग है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। एक लड़की बिंदु ए से चलना शुरू करती है, एक लड़की है, मान लीजिए ये यहाँ पे, ये बिंदु ए से चलना शुरू करती है, बिंदु ए है, यहाँ से चलना शुरू करती है, 7 किलोमीटर किधर की तरफ जाती है, ये 7 किलोमीटर जाती है दोस्तों, 7 किलोमीटर जाती है दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर चलती है 7 किलोमीटर। दाएं मुड़ती है, जब ये दाएं मुड़ती है तो यानी कि इधर मुड़ेगी, और 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है। फिर बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, 1 किलोमीटर चलती है। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, 4 किलोमीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है, अपने लेफ्ट मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, 2 किलोमीटर चल गई, मान लो ये 2 किलोमीटर चल गई यहाँ पे। फिर वह 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है, 2 किलोमीटर चल के फिर वह 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है, ये पूर्व की ओर आ गई 2 किलोमीटर, और बाएं मुड़ती है
बाएं मुड़कर बिंदु बी तक पहुंचने में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बिंदु बी तक पहुंचने में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये बिंदु बी पहुंच गया आपके पास यहाँ पे 10 किलोमीटर की दूरी, ये बिंदु बी आ गया। अब ये बोले कि ए बी से कितनी दूर है ये बताना। आप मुझे बताओ, 7 ये था, 1 ये था, 2 ये था, 3 10 हो गए ये पूरे। आप 2 तो ये बचेगा और 5 ये बचेगा, 2 और 5 कितने हुए 7, तो 7 किलोमीटर की दूरी इनके बीच में आ जाएगी। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन की बात करता हूं मैं 24 नंबर के। एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। मूल्य कितना हो जाता है, 420 रुपये हो जाता है। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्कों की जो संख्या का रेशियो है वो 8:1:5 है। बैग में 5 रुपये कितने सिक्के है बताने। देखो 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है और 5 रुपये का सिक्का है। टोटल पैसे लगा लो, सॉरी 8 और 10 और 25 कितने होते हैं, 35 हो जाएंगे। तो 35 यूनिट बराबर मैं मान लेता हूँ कितना आ जाएगा आपके पास, 420 आ जाएगा। 7 से काटूंगा 5 बार, 7 से काटूंगा 6 बार और 5 से काटूंगा 12 बार, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। समझ गए। अब हमें बताना कितना है, 5 रुपये। 5 रुपये का मान कितना, 5 पंजे 25 यूनिट, ठीक है। 5 रुपये के कितने सिक्के ये बताने ना, तो 12 पंजे 60 हो जाएंगे ना, 60 हो जाएंगे। 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का मान हो जाएगा 60, यानी कि 5 रुपये के आपके पास कितने सिक्के हैं, 60 सिक्के हैं। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। मनोज ने 2 वर्ष के लिए एक योजना में एक निश्चित धनराशि का निवेश किया जो कि 15% वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है। यदि ब्याज की गणना 8 माह के हिसाब से की गई तो उसे 68 रुपये अधिक मिलते हैं। मनोज द्वारा निवेश की गई राशि बतानी कितनी होगी। देखो समझेंगे बात को, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। मनोज ने 2 वर्ष के लिए एक योजना में पैसे लगाए। अगर वो 15% के हिसाब से, 15% के, उसने बोला ना कि 15% के हिसाब से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जब वो लगाता है तो कितना आएगा। आप बोलोगे भैया 32.5% आएगा, आपने हमें कई बार बता दिया ये, ठीक है। और उसने एक चीज़ और बोली, उसने बोली कि अगर यदि वह ब्याज को 8 महीने के हिसाब से लगाता है तो मुझे बताइए 15% जो ब्याज है वो कितने बार, 12 महीने का है, तो 8 महीने का कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 4 से 2 बार, 3 बार, और 4 से कट जाएगा आपका 2 बार और कट जाएगा 5 बार, 5 दूनी 10% आ जाएगा। अब 10% का 2 साल के लिए 8 महीने के हिसाब से 3 साल बनेगा। अब 3 साल बनेगा तो इसका कितना आ जाएगा, 8 महीने के हिसाब से 8 मंथली के हिसाब से 3 साल का कितना बनेगा, 3 साल का बन जाएगा ना, ये 3 ईयर बन जाएगा 24, क्योंकि 24 महीने होते हैं 2 साल में और 8 महीने के हिसाब से वो 3 बार देना पड़ेगा ब्याज। तो 10% के ब्याज दर से ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास भैया 33.1%। अब इनका अंतर निकाल लो आप, इनका अंतर कितना दे रखा है, इनका अंतर है 0.85%। अब 0.85% की वैल्यू कितनी है, 78 है, 68 है, सॉरी 68, यानी कि 0.85% का जो मान है वो दे रखा है 68। तो यहाँ से 1% का जो मान आ जाएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा, 1% का मान आ जाएगा दोस्तों आपके पास, 1% का मान आ जाएगा आपके पास 80। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 8000। 8000 आपके पास उत्तर आ जाएगा, यानी कि जो निवेश की गई राशि थी वो 8000 रुपये थी। समझ गए बात को। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 23 संख्याओं का औसत 64 है और पहली 12 संख्याओं का औसत 62 है। यदि 12 संख्याओं का औसत, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 68 है तो 12वीं संख्या को हटा दिया जाए तो उसका शेष का क्षेत्रफल बताना कितना होगा। शेष का जो हमारे पास औसत बताना कितना होगा। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो। देखो 23 संख्याओं का जो औसत है दोस्तों कितना है, 23 संख्याओं का औसत कितना है, 23 संख्याओं का औसत है आपके पास 64। तो आप 23 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 64, जब आप 23 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1472 आपके पास आता है। देखो जब 23 की मल्टीप्लाई हम 64 से करते हैं तो टोटल सम आपके पास आ जाएगा 1472। समझ गए। अब 12 स्टार्टिंग की 12 संख्याओं का औसत कितना, 12 दूनी 24, स्टार्टिंग की 12 संख्याओं का औसत कितना है, ये है आपके पास 62। तो 12 दूनी 24 हो जाएंगे और 12 छक्का 72, 72 और 2 कितने हो जाएंगे, 72 और 2 76, 74 सॉरी, 72 और 2 कितने हो जाएंगे, 72 और 2 74 हो जाएंगे। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए। ठीक है। अब उसने अंतिम 12 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत दिया है 68।
अंतिम 12 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 68 दिया हो, तो इसका सम कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा टोटल 816। ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो इसमें 12वीं जो संख्या है वो 2 बार जुड़ जाती है, तो इसमें आप ऐड करो सब, तो ऐड करोगे 0 आएगा, ये आएगा 6 आएगा, और 8 5 ये हो जाएगा आपके पास 15, यानी कि 1560 हो जाएगा। अब क्योंकि ये 24 संख्या है, ये 23 संख्या है, तो इनका अंतर निकाल दो आप। इनका अंतर अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, अब आप इसका अंतर निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों, बताओ। आपके पास आएगा 8 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा आपके पास 5, और 12 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे, सॉरी 15 में से 5 जाएंगे 8, 88 बच जाएगा आपके पास। आपके पास 88 बच जाएगा, नहीं है ना, 88 बच जाएगा आपके पास, यानी कि जो 12वीं संख्या है वो 88 है। 12वीं ये 12th नंबर संख्या है, तो इसमें से आप माइनस कर दो 12th नंबर संख्या। 1472 में से 88 माइनस कर दो आप। 88 अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया 12 में से 8 जाएंगे 4 बचेंगे, यहाँ बोलोगे 16 में से 8 जाएंगे 8 बचेंगे, बचेगा 13, यानी कि 1384 बच जाएगा। अब इसका औसत बताना। अब संख्या कितनी बची, संख्या बची 22, तो संख्या 22 बची, आप 1384 को डिवाइड कर दो, किससे, 22 से डिवाइड कर दो। जब आप 1384 को 22 से डिवाइड करोगे, 1384 को आप 22 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 62.9। 62.9 आपके पास आंसर आएगा, 62.9 इसका औसत आ जाएगा। समझ गए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, देखो साझेदारी का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको डाटा दिया हुआ है, डाटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है लेकिन बहुत आसान है, आप कर सकते हो उसको। 3 साझेदार हैं, एक्स है, वाई है और जेड है। एक ने 40,000, एक ने 38,000, एक ने 30,000 रुपये का निवेश किया व्यापार में। 6 महीने के बाद एक्स और बाई ने क्या 2,000 और 15,000 रुपये का निवेश अधिक किया। फिर जबकि बाई ने क्या किया, 8,000 रुपये निकाल लिए, तो अंत में जो है इतने रुपए लाभ होता है इनको। तो आपको बताना बाई का हिस्सा। देखो अगर आप चाहते हो मैं करा देता हूँ तो मैं ही करा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये एक्स है हमारे पास, ये हमारे पास बाई है और ये हमारे पास जेड है। ठीक है। इसने स्टार्टिंग में 40,000 रुपये निवेश किए। अगर 40,000 रुपये निवेश किए स्टार्टिंग के 6 महीने के लिए, तो 4 छंग 24,000 यानी कि 2,40,000 हो जाएंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना इसको, 2,40,000 रुपये होगा। और प्लस बाद के 6 महीने के बाद इसमें क्या है, इसने ऐड करे 2,000 रुपये ऐड करे, यानी कि 60,000 हो जाएंगे। 6 छंग 36 यानी कि 3,60,000 रुपये ये हो जाएंगे। 3,60,000 रुपये ये हो जाएंगे आपके पास। समझ गए आप बात को। मैंने क्या किया है, डायरेक्ट मैंने किया, देखो स्टार्टिंग में इसने 6 महीने में इतने रुपए निवेश किए और 6 महीने के बाद इसने 2,000 रुपये और बढ़ा दिए, तो 6 महीने के लिए इतना हुआ टोटल, और फिर इसके लिए इतना हुआ अगले 6 महीने के लिए। अब बाई का हिसाब आओ। बाई ने स्टार्टिंग में 38,000 रुपये निवेश किए, तो 38 6 महीने के लिए निवेश किए होंगे, तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 0 0 0 हो जाएगा। और 8 छंग कितने होते हैं, 8 छंग 48 का 8 हो जाएगा, और बचेगा 4, और 6 18 4 22 हो जाएगा, यानी कि 2,28,000 हो जाएंगे। और प्लस बाद के 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा, बाद के 6 महीने इसने कितने 15,000 रुपये बढ़ा दिए, और अगर 15,000 रुपये बढ़ा दिए तो इसमें 15 रुपये जोड़ेंगे तो 53,000 हो जाएगा। और 53 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। 53 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 18 का 8 हो जाएगा, और 6 पंजे 30 और 1 31 हो जाएगा, यानी 3,18,000 ये हो जाएंगे। अब जेड के हिसाब से आओ। जेड ने स्टार्टिंग में 30,000 रुपये निवेश किए, 30,000 6 महीने के 6 18 1,80,000 रुपये निवेश किए, 1,80,000 रुपये हो गए इसके। अब बाद के 6 महीने में इसने क्या काम करा, बाद के 6 महीने में इसमें 8,000 रुपये निकाल लिए, तो 8,000 रुपये निकाल लिए तो 22,000 बचेंगे। तो 22 छक्का कितने होते हैं, 6 दूनी 12 का 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा, 1,32,000 रुपये बचेंगे, 1,32,000 बचेंगे। अब इसका रेशियो आप निकाल दो इन सब का। देखो 4 जीरो सब में है, नहीं 3 जीरो सब में है, तो 3 जीरो सब में से निकाल दूंगा मैं, 3 जीरो सब के निकाल दूंगा, 3 जीरो निकाल दूंगा तो इसके 3 जीरो हट जाएंगे, इसके भी 3 जीरो हट जाएंगे, इसके भी 3 जीरो, और इसके भी 3 जीरो, ये भी 3 जीरो हट जाएंगे, ये भी 3 जीरो। अब इनको सबको ऐड कर दो। देखो ये आएगा आपके पास 36 और 24 कितना हो जाएगा, 36 और 24 60 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 600। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 का 6 हो जाएगा, और 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा, और 3 और कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ गए बात को, नहीं 5 हो जाएगा, 546 हो जाएगा, ये 2 और 3 5 होते हैं ना, 546 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इसकी, ये हो जाएगा आपके पास 13, ये हो जाएगा 2, और 8 और 3 11 का 1 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा 300, ये हो जाएगा। आप इसको कैसे डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 300। 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपके पास 2 एकम 2,
2 पंजे 10 और 2 छंग 12। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको सबको 3 से डिवाइड कर दो। सबको 3 से डिवाइड करेंगे तो 100 बनेगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 नम 27, 3 नम 91 बनेगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 बनेगा। अब आप इस सब को जोड़ दीजिए। आप इस सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, ये 3 हो जाएगा आपके पास। और 5 और 9 कितने होते हैं, 9 और 5 कितने होते हैं, 14 का 4 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2, 243 हो जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त जो आंसर आपके पास बनेगा वो कितना बनेगा, आप इसको निकाल दीजिए। ये जो आपके पास बना, ये जो आपके पास बना 38, ये जो आपके पास बना ये किसका मान है, ये है 243 का। हमें बाई का हिस्सा बताना, बाई का हिस्सा यानी कि 91 का हिस्सा बताना 91 का। आप इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा दोस्तों। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 51 से, तो जो आपके पास बनेगा वो बनेगा आपके पास किसका हिस्सा बनेगा, बाई का हिस्सा है ना। बाई का हिस्सा तो 91 है ना। हमने एक गलती कर दी। नहीं सही तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास हमें बाई का हिस्सा बताना है, तो बाई का हिस्सा हो जाएगा आपके पास। इसमें आंसर शायद गलत हो सकता है। इसका आंसर गलत है दोस्तों, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। आपके पास जो इसका आंसर आएगा ना, वो आपके पास आंसर आएगा, मेरे हिसाब से तो आंसर आ रहा है इसका 14,560। आप एक बार ध्यान रख लेंगे, आप एक बार ध्यान दे लेंगे, ठीक है। अगर आपका आंसर सही आए तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 28। 2 गोले ए और बी हैं, इनके व्यास का अनुपात कितना, 4:1, तो इनकी त्रिज्या का अनुपात भी सेम ही होगा। गोले बी का व्यास ज्ञात करना है। यदि गोले ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दूसरे गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल ए का मैं मान लेता हूँ, ए की त्रिज्या आर है और बी वाले की त्रिज्या ये है, ये ए की त्रिज्या है और ये है बी की त्रिज्या। ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आर त्रिज्या क्या दे रखी है हमें, तो डायरेक्ट दिया हुआ है ना जिनका अनुपात। मैं इसको 4x मान लेता हूँ, ये हो जाएगी 4x और ये हो जाएगी x। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 16x स्क्वायर, और बराबर कितना हो जाएगा ये इसके गोले के आयतन के, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि x की पावर 3 हो जाएगा। 4 से नहीं कटेगा, 4 बार कट जाएगा, ठीक है। x से ये कट जाएगा x बार, ठीक है। अब ये 3 से इधर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है नहीं, 3 से इधर मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, 12 36 हो जाएंगे ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी 36। अब अगर x की वैल्यू 36 आ गई तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया इसका व्यास। 36 आएगी, कम आएगी ना, 4/3 पाई आर स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा 4, ठीक है। हाँ 4 चौक 16 हो जाएगा, पाई आर क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 9 चौक 36 आएगा, पाई से पाई आपका ये कट जाएगा, तो x का मान 36 आ जाएगा। और अगर x का मान 36 आ गया तो इसका व्यास हमें बताना है ना दोस्तों। क्या मुझ गड़बड़ है, एक बार ध्यान से स्टार्टिंग से करके देखते हैं। देखो हाँ जी, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो इनका अनुपात दिया हुआ है व्यास का वो 4:1 दिया हुआ है, ठीक है। यदि गोले के अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है यार, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और ये बराबर हो जाएगा आपके पास दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 4 इंटू पाई इंटू ये कितना हो जाएगा, आर का मान कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 4 चौक 16x स्क्वायर और बराबर कितना हो जाएगा 4/3 पाई
एक्स की पावर कितना हो जाएगा 3, ये कट जाएगा आपके पास, एक्स बचेगा और ये 4 से कट जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगा आपके पास कितना 16 या 48, तो एक्स का मान हो जाएगा 48, तो 16 या 48 आपके पास हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। माफ़ी चाहूँगा, वो थोड़ा सा मुझसे ही गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं इसकी 29 नंबर की। एक बेईमान व्यक्ति जो चीनी बेचता है 2 स्पून बाट का उपयोग करता है, 1 किलो की जगह 800 ग्राम तोलता है। यदि चीनी का लागत मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम है तो दुकानदार का वास्तविक मूल्य 20% होता है। तो 1 किलो चीनी का उस पर लाभ और प्रतिशत बताना कितना होगा। देखो ध्यान से समझें, इसने बोला कि जो चीनी है वो 800 ग्राम कहने के बाद वो 1000 ग्राम मतलब 1000 ग्राम कहने के बाद वो 800 ग्राम देता है। ठीक है, और इस पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो टोटल इसमें आपका प्रॉफिट हो रहा है वो कितना 20% का, यानी कि 5 से वैल्यू 6 हो रही है। समझ गए बात को। अब हमें इस बीच का मान निकालना है कि लागत मूल्य अगर 50 है तो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, कितने रुपए हानि में बेचना पड़ेगा। तो इसके बीच का मान निकालने के लिए मैंने आपको कई बार बताया है, ये 4 बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, ये 5 कर देंगे इधर और ये 4 कर देंगे इधर, ये इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, और इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो 5 पंजे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। मैंने आपको कई बार बताया है 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा आपके पास 24। तो 25 से 24 में बेच रहा है, और 25 से 24 में बेच रहा है तो क्या कितने रुपए का नुकसान हो रहा है 1 रुपये का, और किस पे 25 पे मल्टीप्लाई 100%। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा 4%। 4% आपकी हानि होगी, 4% हानि होगी, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। ठीक है, विक्रम एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 20% और 10% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद 252 रुपये का एक एकल छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 600 रुपये है तो उस पर पुस्तक पर लाभ बताना कितना होगा। आप मुझे बताइए, 20% की छूट दी उसने, और फिर उसने 20% की छूट दी, और ये हो जाएगा आपके पास 300 नहीं 200, 2%। अब ये जो आपके पास आ जाएगा वो 28% की छूट आ जाएगी, यानी कि 28% की छूट का जो मान दे रखा है वो 252 दिया हुआ है, और 252 नंबर होते हैं आपके पास 228, 200 नंबर, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 9 हो जाएगी। यानी यहाँ से 100% की वैल्यू हम निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी 900 हो जाएगी। 100% की वैल्यू 900 हो जाएगी, यानी कि अंकित मूल्य 900 है, और 900 में से इसने कितने रुपए का हमें क्या दिया, डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कितने रुपए का दिया, 900 रुपये में से दोस्तों डिस्काउंट के 252 रुपये का, तो कितने रुपए का बचा, पैसे कितने बचे 668 रुपये, 668 रुपये का बेचा होगा। और इस वस्तु को जो लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य कितना 600, तो कितने रुपए का फायदा हुआ, फायदा कितने रुपए का हुआ 668 में से, यहाँ पे कर दीजिए आप इसको 648 में से 600 रुपये निकाल देंगे तो 48 रुपये का प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट 48 रुपये का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास क्या है। इसमें ना थोड़े से क्वेश्चन के ना नंबर अलग हो गए। देखो पहले भी 31 था, उससे पहले 29 था, 29 के बाद देखो एक बार देखते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन के नंबर गड़बड़ हो गए। ये 29 है, 29 के बाद 31 आ गया, फिर 31, यानी कि ये 30 है, ये नंबर 30 है दोस्तों, ये नंबर 30 है, 30 क्वेश्चन नंबर 30 है ये है। और उसके बाद ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आ जाएगा, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर, ये आपके पास आ जाएगा 31। ठीक है, ये 31 नंबर क्वेश्चन है। देखो 2 कार अहमदाबाद से शुरू करके विपरीत दिशा में चलती हैं। इनमें से एक कार की चाल 200 किलोमीटर प्रति घंटा, खतरनाक कार है भाई ये तो। यदि 9 घंटे के बाद 4,500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की चाल बतानी है। विपरीत दिशा में चलती हैं एक दूसरे के, यानी कि एक दूसरे की ओर चलती है, ऐसा समझ लीजिए। तो यानी कि जो आपके पास ये दूरी है, इतनी दूरी ट्रैवल करी उसने 9 घंटे में ट्रैवल करी, और 9 घंटे में अगर इतनी दूरी ट्रैवल करी तो कितनी स्पीड से करी होगी, ये स्पीड निकल के आ जाएगी ना, ये दूरी बटे समय हो जाएगा तो चाल निकल के आ जाएगी। तो चाल कितनी आ जाएगी 5 9 45, तो 500 आ जाएगी टोटल, यानी कि सापेक्ष चाल है, सापेक्ष दूरी, सापेक्ष स्पीड ये इतनी हो जाएगी आपके पास, रिलेटिव स्पीड। अब इसमें से एक की तो 200 है तो दूसरे की कितनी बचेगी, एक की 200 है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, दूसरे की 300 हो जाएगी, दूसरी कार की कितनी हो जाएगी 300। तो आंसर क्या आ जाएगा 300 किलोमीटर। अच्छा जी, तो दोनों कारों का चाल का योग बताना है तो 500 हो जाएगा, दोनों कारों का चाल का योग। ये तो आसान क्वेश्चन था यार।
समझ गए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 33। 252 मीटर लंबी एक ट्रेन 125 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समय सेकंड में, वह समय सेकंड क्या होगा यदि यह ट्रेन के समान दिशा में 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले इंजन से चलने वाले व्यक्ति को पार करती है। इंजन से चलने वाले व्यक्ति को पार करती है। ओके, अगर व्यक्ति को पार करेगी तो यानी कि अपनी स्पीड पार करेगी, यानी कि 252 किलोमीटर की स्पीड पार करेगी, मीटर की स्पीड पार करेगी। कितने किलोमीटर से आप मुझे बताइए। जगह एक ही दिशा में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, घट जाएगी। और ये कितनी हो जाएगी, 118 108 हो जाएगी। 108 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा। आप इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 5 से ये हो जाएगा ना, तो 18 से काट दो ना इसको। 18 से कितने बार कटेगा, 18 छक्का 108, 30 बार कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा 8 या 24, ये हो जाएगा और बटे हो जाएगा 10, यानी कि आपके पास आ जाएगा 8.4 सेकेंड उसको लगेगी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 34 नंबर। एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 0.8 घंटे में तय करती है, जबकि यह 1.8 घंटे में वापस आती है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर धारा में धारा की नाव की चाल बतानी कितनी होगी। 40 क्वेश्चन बहुत होते हैं यार, बोलते मुंह दुखने लगता है। देखो, एक निश्चित दूरी है, धारा की अनुकूल दिशा में चल रही है, तो मैं मान लेता हूँ निश्चित दूरी x है, मान लीजिए x। अब अगर अनुकूल दिशा में चल रही है दोस्तों, अनुकूल दिशा में चल रही है, तो यानी कि अच्छा ऐसे समझो आप, इसको मैं आपको और अच्छे तरीके से करके बताऊंगा। ऐसे समझो, मैं मान लेता हूं दोस्तों ये x किलोमीटर की दूरी है, और अगर अनुकूल दिशा में चल रही है तो मतलब x माइनस के बाई, फिर दूरी को कुछ और मानो यार, दूरी को मान लेते हैं हम d दूरी है, तो x माइनस के बाई की दिशा में x माइनस के बाई स्पीड से चल रही हो, क्योंकि अनुकूल चल रही है। अनुकूल चली तो प्लस आएगा ना यार, अनुकूल चल रही है तो विपरीत चलेगी तो x माइनस के बाई। अब इसमें कितने हैं, अरे यार माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये अनुकूल है ना, तो अनुकूल तो विपरीत दिशा वाला होता है। और अगर वापस आएगा, अरे सही है, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी गलती मुझसे हो रही है पढ़ने में ही। एक नाव की अनुकूल दिशा जो होती है, अनुकूल का मतलब होता है कि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में तो x प्लस बाई आएगा ना, क्या कर रहा हूँ मैं अभी। तो इसमें कितना समय लगता है, 8 घंटे, तो मैं 8/10 कर दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी जो बात है, जो वापस आती है, d डिस्टेंस ही ट्रेवल करती होगी, तो x माइनस के बाई की स्पीड से आती होगी। अब कितने घंटे में आती है, 16/10 में आती होगी, क्योंकि 1.6 आवर में आती है। इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास d/x माइनस के बाई, और अपॉन हो जाएगा d/x प्लस के बाई, और बराबर हो जाएगा 1/2, ये 2/1 सॉरी, 2/1 का मतलब 2 हो जाएगा, क्योंकि 16 वाला टर्म ऊपर है ना, तो 2/1 हो जाएगा। ठीक है, अभी x का मान ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये d से d कट जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ से x प्लस के बाई की वैल्यू रख सकता हूँ 2, और अपॉन x माइनस के बाई बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ से दोस्तों क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ से इसमें x और बाई का क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आपके पास x प्लस के बाई बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस के 2y। ये बाई इधर आएगा, x इधर आएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। x बराबर 3y हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने बोला है कि यदि धारा की चाल 5 है, यानी कि बाई की वैल्यू 5 है, तो x का मान कितना हो जाएगा। इसने नाव की चाल पूछी हमसे, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों 3 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 15। यानी कि जो धारा की स्थिर धारा में जो नाव की चाल होगी वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर 35 हम करते हैं। 34, यार माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ी सी ना क्रोनोलॉजी अलग हो सकती है क्वेश्चंस की, लेकिन क्वेश्चन मुझे लगता है पूरे हैं, है ना, क्वेश्चन पूरे 40 है। एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करते हुए जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है, यदि वे 8 किलोमीटर प्रति घंटा 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं, तो चोर को पकड़ने में पुलिस अधिकारी द्वारा कितनी दूरी तय करी जाएगी, ये बताना। ठीक है, देखो मान लीजिए ये क्या है, पुलिस वाला है, यहाँ पे चोर पहुंच गया यहाँ, और इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 800 मीटर। ठीक है, पुलिस वाला चल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और चोर जो है वो चल रहा है कितने, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब इनकी जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, क्योंकि एक ही दिशा में चल रहा है, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है, अब आप इसको कर लीजिए। कितना समय लगेगा, देखो 800 मीटर की दूरी तय करनी है। उसको पकड़ने के लिए हमने ये वाला क्या करेंगे, 800 मीटर की दूरी तय करनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 गुणा 5/18। तो कितना समय लगेगा, उसको कितने सेकंड लगेंगे, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 18, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 16 पंजे 80 आएगा। और ये हो जाएगा आपके पास 160 गुणा 18 सेकेंड, 160 गुणा 118 सेकेंड आ जाएगा, इतना समय आ जाएगा। अब इस समय को आप क्या करोगे, आपसे पूछा गया कि पुलिस के द्वारा कितनी दूरी तय करेगी, तो आप इस समय को, सेकेंड है ना ये, आप इस समय को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस समय को मल्टीप्लाई कर देंगे पुलिस की चाल से। पुलिस की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये हो जाएगा 8 और गुणा 5/18, है ना। तो 8 से ये 8 कट जाएगा, तो 8 पंजे 40 और 16 चौका 64, यानी कि यह आ जाएगा आपके पास 6400 मीटर। 6400 मीटर आपके पास आ जाएगा, यानी कि उसने 6.4 किलोमीटर की दूरी तय कर दी होगी उसको पकड़ने में। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में क्या करता है, भरता है। ठीक है, एक इनलेट पाइप है, इनलेट पाइप को हम आई से डिनोट करते हैं, वो 120 घंटे में इसको भरता है। एक आउटलेट पाइप है जो 52 घंटे में 54 घंटे में इसको खाली करता है। ठीक है, आप इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम आएगा आपके पास 1080। इसको काटोगे तो 9 बार कटेगा, इसको काटोगे तो कितने बार कटेगा, 20 बार कटेगा। ठीक है, ये आगे बात समझ में आपको। अब इन्होंने बोला यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप, तो 8 नम 72 इनलेट पाइप हो जाएंगे, 72 आ जाएगी, 72 यूनिट, और 3 आउटलेट पाइप तो 60 हो जाएगा। एक साथ खोले जाते हैं तो कितने, अब एक साथ खोले जाते हैं तो कितने घंटे में टैंक भरेगा, आप मुझे बताओ। 1 घंटे में टोटल काम कितना होगा, टोटल काम होगा 12, है ना, टोटल काम होगा 12। और टोटल काम कितना है दोस्तों, 1 घंटे में 12 काम होगा, तो टोटल काम कितना, 1080 और बटे 12 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 90 घंटे, यानी कि 90 घंटे में भरी जाएगी। समझ गए बात को, 90 घंटे में भरी जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करता हूँ। देखो इस क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, आप समझ पा रहे हो दोस्तों, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन इसने पूछा है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, शुष्क हिम बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन मैथ्स वाले सेगमेंट में रखा हुआ है। ठीक है, समझ गए। आप कहते हो कि भैया आप रीजनिंग के क्वेश्चन कराते हो, वैसे कराते हो, क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के सेगमेंट में, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। आप 2021 का 22 नवंबर का शिफ्ट 1 का पेपर उठा के देखना। आप जब पेपर उठा के देखोगे तो आपको जो उसका मैथ्स वाला सेगमेंट है ना, उसमें 80% रीजनिंग है। आप देखना उसको उठा के, उसका मेंटल एबिलिटी वाला आप पार्ट उठा के देखना, उसमें 80 to 90% रीजनिंग है, और रीजनिंग का पार्ट अलग है। तो आप देखो मैथ्स का ये हालत है। ठीक है, अब जो 22 नवंबर 2021 में जिसका पेपर आ गया होगा, समझो इस बात को आप, अगर कोई मान लीजिए मैथ्स में कमज़ोर है, ठीक है, और उसका 22 नवंबर 2021 के शिफ्ट 1 में पेपर फंस गया, तो उसके नंबर कितने होंगे आप समझो। मैथ्स में अगर कमज़ोर है, हालांकि रीजनिंग हो जाती है, मैक्सिमम लोग रीजनिंग कर लेते हैं, तो अगर उसने रीजनिंग कर ली होगी तो मतलब आप समझ लिया 80 क्वेश्चन में से अगर मिनिमम क्वेश्चन में भी 60 क्वेश्चन कर पाया, ये 60 से 65 क्वेश्चन कर पाया, तो कितने नंबर हो गए। ठीक है, बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, मतलब जितने मैथ्स में कर पाता उससे अधिक कर पाएगा, तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप तो खुद पढ़ते होंगे, आप लोग देखते होंगे, 2021 के भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे, 2017 के भी अटेम्प्ट करे होंगे। 17 का लेवल आप देखो, 17 का लेवल क्यों हाई था, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों हाई था। 17 के लेवल में कुछ नहीं था, जब मैंने एनालिसिस किया दोनों पेपर का, 17 के पेपर का भी और 21 के पेपर का भी, तो उसमें कुछ नहीं था। 17 के पेपर में मैथ्स वाले सेगमेंट में 40 के 40 क्वेश्चन मैथ्स के थे और थोड़े लेवल के थे अच्छे, और 21 वाले पेपरों में मैथ्स वाले सेगमेंट में 30 to 40% का रेशियो जो होता है, 30 to 40% मान के जाइए, या आप मिनिमम मान के जाइए 35% मैथ वाले सेगमेंट में रीजनिंग के क्वेश्चन थे। तो आप समझो वहाँ से 35% का मार्जिन आ गया, 35% का मार्जिन आ गया ना, तो 35% हार्ड पेपर था 2017 का, और वो इजी था 2021 का। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इजी होगा ना, मैथ्स के सेगमेंट में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बताओ। चलो चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर हमारे पास है, R बराबर 63, P बराबर 14 और आपके पास Q बराबर 2, S बराबर 9, T बराबर कितना 13 दिया हुआ है। 12 बराबर कितना है 63 है, S बराबर कितना है 9 है,
P बराबर कितना है 14 है, Q बराबर कितना है 2 है, और T बराबर कितना है 13। इसको सोल्व कर लो, 7 आएगा और 14 दूनी 28, 28 में से अगर 13 जाएगा कितना बचेगा 15, 15 और 7 कितने होते हैं 15 और 7 होते हैं कितने 15 और 7 22 हो जाएंगे। ये आ जाएगा 7 प्लस के हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा आपके पास 13, तो 15 प्लस के 7 हो जाएंगे आपके पास 22। समझ गए। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है हमारे पास, देखो प्रश्न, ये रीजनिंग वाले पार्ट है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या बतानी, इसने प्रश्न चिन्ह का मान बताना क्या होगा। ये ना ये वो है दोस्तों, समानुपात है, ये समानुपात यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो 24 को 18 से रिलेट किया है, 72 को किससे रिलेट करेंगे। 24 को 12 दूनी 24 नहीं 6 चौक 24 और 6 18, तो ये हो जाएगा 18 चौक 72, 18 चौक 72 हो जाएंगे, 18 54, तो 54 तो ऑप्शन में नहीं है, तो कैसे होगा 4 और 2 6 18, 7 और 2 9 27, आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन। देखो कैसे इन्होंने डिजिट का सम किया और उसकी मल्टीप्लाई कर दी 3 से, तो बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे डिजिट का सम करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 27 आ जाएगा। समझ गए। अरे समझ गए कि नहीं समझ गए बोलो। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है। एक बॉक्स में 25 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये के मूल्य के जो है इन्होंने सिक्के दिए और टोटल जो मूल्य है उसको वो इतना है, और सिक्के जो है सिक्कों की संख्या जो है समान है। मैं मान लेता हूँ 25 पैसे का मतलब होता है 0.25। मैं मान लेता हूँ इसके भी x सिक्के हैं, 1 रुपये के भी x सिक्के हैं और 2 रुपये के भी x सिक्के हैं, और इनका टोटल जो सम हो जाता है वो 455 हो जाता है। आप इसको ऐड करोगे तो 3.25x बराबर जो होगा वो आपके पास 455 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। यहाँ से आप क्या करोगे x का मान निकालेंगे, 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 25 से काटेंगे 25 से कम 25 बचेगा कितना 7 बचेगा, 25 या 75। 13 से काटो 13 या 39 हो जाएंगे और 13 पंजे 65 हो जाएंगे, और 70 दूनी कितने हो जाएंगे 140, यानी कि x की वैल्यू 140 आ जाएगी। तो 140 सिक्के हो जाएंगे बॉक्स में, 140 सिक्के, 1 रुपये के 140 सिक्के हो जाएंगे, क्योंकि 1 की मान भी तो x है। इस क्वेश्चन को करते हैं, आखिरी क्वेश्चन है हमारी क्लास का आज का। देखो 4 या 12 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणा 3 प्लस के 1 बराबर हो जाएगा 13। ओके, फिर 13 की मल्टीप्लाई 3 से करो, 13 या 39 प्लस के 3 बराबर हो जाएगा 42। 42 की मल्टीप्लाई 3 से करो और प्लस के कर दो इसमें 5 ऐड, तो 42 कितना होता है 3 दूनी 6, 6 5 11, यानी कि 131 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे किससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 7 ऐड करेंगे तो आपके पास यही आएगा 400। अब इस 400 की मल्टीप्लाई इसी क्रोनोलॉजी में चलते हुए 400 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और इसमें 9 ऐड कर देंगे, यानी कि बाद में 9 आना चाहिए। 1209 आंसर है। 1200 कितना 1209 आंसर है। समझ गए कि नहीं समझ गए बात को। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप बात को। टेलीग्राम चैनल का नाम आपका ये है @maths247। यहाँ से आपको PDF मिल सकती है। सारी PDF मैंने ना आपको PDF नहीं भेजी यार दोस्तों, अभी 15 की नहीं भेजी और आपको 16 की भी नहीं भेजी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था, मतलब किसी काम से गया हुआ था बाहर, तो आज मैं सारी PDF भेज दूंगा। 15 की भी भेज दूंगा, नहीं 15 और 16 की तो मैंने कल भेज दी ना, हाँ सॉरी कल भेज दी मैंने, शाम के टाइम पे आपको भेज दी थी। तो 17 की PDF आपको मिल जाएगी। maths247 से आप जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल का नाम है। और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है दोस्तों। और आपने 40 में से कितने क्वेश्चन कर पाए, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, पेपर का लेवल कैसा है, ये भी आपको बताना है। और कितने क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कर पाए ये भी आपको बताना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सोमवार के टाइम मिलते हैं आज सोमवार